हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनोनिमस सिविल्स। एज यू नो कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, विधि का शासन क्या होता है। और हम पहले बहुत ही अच्छे से रूल ऑफ लॉ डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ, जिसमें हमने उसकी मीनिंग डिस्कस करी थी, इन विच वी डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड वी डिस्कस्ड the pillars of the rule of law, that what are the essential pillars of the rule of law, and we also discussed the application of rule of law in India. Now we have to discuss the constitutionalism, the most important topic for also the prelims and also for the means, that what is constitutionalism, संविधानवाद क्या है। हम अक्सर देखते हैं कि many a times in the news it is seen that the opposition or the of or any of the reporter says that we should upheld the we should uphold the constitutionalism, हमें संविधानवाद को बनाए रखने की ज़रूरत है। तो क्या है संविधानवाद, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। फिर हम तो चलो समझते हैं कि संविधानवाद एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन एक्चुअली। ओके, तो हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक्चुअली में क्या है। ओके, तो देखते हैं। ओके, क्या आप लोगों की स्क्रीन पे सारी सारी चीज़ें दिख रही हैं जो भी लिखा हुआ है? ओके, थैंक यू। तो समझते हैं कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, सबसे पहले ये क्या है, दिस इज नथिंग, दिस दीज आर लिमिटेशंस ऑन द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। संविधानवाद कुछ नहीं है, सरकार या फिर राज्य पर आरोपित की गई सीमाएं, उन्हीं को हम संविधानवाद की शक्ल में हम जानते हैं। ओके, मतलब सरकार की आर्बिट्रेरीनेस, सरकार के मनचाहेपन पे हम जो सीमाएं लगाते हैं, हम जो लिमिटेशन लगाते हैं, उसे ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फॉर एग्जांपल कि जैसे सरकार को ये राइट है, सरकार को ये राइट है कि वह संघ सूची और राज्य सूची पर कोई भी कानून बना सकती है। तो क्या संघ सूची के विषय पे जो केंद्र सरकार है वो यह कानून बना सकती है कि आज रात 9 बजे के बाद एक स्पेसिफिक कास्ट के लोग, एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को भारत से बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? बिकॉज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर प्रेजेंट, कि संविधानवाद के जो सिद्धांत हैं उनका अस्तित्व हमारे भारतीय संविधान में उपस्थित है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए क्यों भाई? क्यों हमें ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की? या फिर जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, वहाँ पे ऐसी क्या हानियाँ हो रही हैं ताकि उन्हें ज़रूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है? तो समझते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमें चाहिए टू सिक्योर द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। इसका मतलब मान लीजिए सरकार एक कानून लेके आती है कि अगले 10 सालों तक किसी भी तरह के चुनाव नहीं किए जाएंगे। इट मीन्स देयर विल बी नो इलेक्शंस, देयर विल बी नो इलेक्शंस फॉर no elections for upcoming 10 years. It means there will be no rule of law. It means people will not vote, people will not vote. It means the voting of the people has been prevented, which is the basic principle of the, which is basic principle of the, we can say विच इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। इसका मतलब वोटिंग को अगर हमने प्रिवेंट किया तो हमने, जाहिर सी बात है, हमने डेमोक्रेसी को भी प्रिवेंट किया। तो हम डेमोक्रेसी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह एक क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है। किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे भारतीय संविधान का। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसलिए ज़रूरी है ताकि ताकि जो डेमोक्रेसी है उसे हम क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें, उसे हम सिक्योर कर सकें। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हमें इसलिए संविधानवाद की जरूरत पड़ती है। टू सिक्योर पीपल्स राइट, पीपल्स राइट मतलब लोगों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए हमें संविधानवाद की जरूरत पड़ती है। जैसे पीपल्स का राइट है, राइट टू लिव विद द लिबर्टी, राइट टू लिव, राइट टू
live with liberty। इसका मतलब पार्लियामेंट कैन नॉट एनफोर्स एनी लॉ विच इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ एनी ऑफ द इंडिविजुअल वेदर इट इज सिटीजन और नॉन सिटीजन। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज टू सस्टेन इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें जो इंस्टीट्यूशन बनाई गई हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधानवाद की ज़रूरत पड़ती है। एंड टू अचीव द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, टू अचीव द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि एज यू नो दैट डीपीएसपी इन द as you know in the DPSB of the Indian Constitution from Article 36 टू आर्टिकल 51 क्लियरली स्टेटेड है कि जो इंडिया है, इंडिया दैट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा वेलफेयर सेंट्रिक, वेलफेयर सेंट्रिक। इसका मतलब जो इंडियन स्टेट है वो क्या क्या इंश्योर करेगी, वह पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ऑल्सो सोशल जस्टिस इंश्योर करेगी। तो ये क्या है, ये है वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। दीज आर ऑल द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स जो सरकार को क्या करने हैं, अचीव करने हैं टू द टू द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इसलिए इसलिए भी संविधानवाद की हमें ज़रूरत पड़ती है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स नीडेड टू इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ऐसे कौन से बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी संविधानवाद को स्थापित करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि वहाँ पे जिस भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद को शामिल करना है, संविधानवाद को अचीव करना है, वहाँ पे लिखित संविधान होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर लिखित संविधान नहीं होगा तो सरकार के जो ड्यूटीज़ हैं, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट must be clearly डिफाइंड। और ये डिफाइंड कब होगा, जब वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या फीचर्स होने चाहिए, डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी का मतलब बेसिकली यही है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट must be head of the state must be elected elected by the people। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो वहाँ का मुखिया होगा, जो उस सरकार का मुखिया होगा, उसे लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए, तभी वहाँ पे क्या होगा, संविधानवाद स्थापित हो सकता है। जैसे नॉर्थ कोरिया है, तो वहाँ पे हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, बट वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज लोगों को फ्रीली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वोट वोट सॉरी जस्ट अ सेकेंड, vote freely। In the North Korea, they don't have the right to vote freely. But in case of the US, in case of India, we have the right to vote freely। हम freely vote कर सकते हैं। So that's why the democracy is secured in our country and also the US, but not in the North Korea. Okay, there are many countries. For example, in a limited way, we can say that in the China there is not the we can say the whole democracy that should be there
for ensuring the constitutionalism. Okay, so now the next one objective is free and fair election. हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इस इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन जो है वह मनचाही होने चाहिए। वो जो वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपने इलेक्शन कमीशन को हाथ की कठपुतली बना दे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली, है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सभी के पास में चुनने की स्वतंत्रता हो, अपने इलेक्टर को चुनने की स्वतंत्रता हो, इलेक्टर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी जो जो भी फाइनेंशियल वैकेंसी वेल्थ है उसको जानने का अधिकार हो, और फ्री एंड फेयरली वो वोट कर सके बिना डर के वोट कर सके। तो देयर विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ द राइट्स ऑफ द पीपल शुड बी ऑल्सो देयर। हाँ, लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होने चाहिए, तभी वहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सस्टेन कर पाएगा। और जो एक मतलब बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्यों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी? चलो एक सिनेरियो लेते हैं, फिर समझते हैं कि वाई शुड बी द जुडिशरी बी द इंडिपेंडेंट। लेट्स टेक अ सिनेरियो। सिनेरियो फर्स्ट है कि इट इज़ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या करती है? लेजिस्लेचर मेक्स एनी लॉ। लेजिस्लेचर क्या बनाती है? कोई लॉ बनाती है। ओके, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया। नाउ एग्जीक्यूटिव के पास वो लॉ गया, और एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी। इम्प्लीमेंट। ओके, बट इज दिस लॉ इज दिस लॉ इज जस्ट इज दिस लॉ इज जस्ट? हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा कि क्या यह लॉ न्यायपूर्ण है या नहीं है। इज दिस लॉ इज जस्ट और नॉट? तो ये कौन पता करेगा? जस्ट। ये कौन पता करेगा जस्ट है कि नहीं? क्या इसको पता करने के लिए हम लेजिस्लेटिव को ही ये राइट दे दें? इसका मतलब तो वही हो गया कि जो कानून बना रहा है वही ये तय कर रहा है कि वह कानून सही है कि गलत है। नहीं भाई, हमें कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए ना, जो इस लॉ को चेक कर सके कि वेदर इट इज़ जस्ट और नॉट। और अगर हम एग्जीक्यूटिव को दे देंगे तो हम भी जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली द एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। हम ये जानते हैं कि कैबिनेट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स। तो एंड बेसिकली द कैबिनेट इज द एग्जीक्यूटिव। अगर हम एग्जीक्यूटिव को ये राइट दे देंगे कि वे ये चेक करें कि कोई लॉ जस्ट है या नहीं, तो ये भी गलत होगा। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के क्या है, अगेंस्ट है। तो अगर कोई लॉ की हमें वैलिडिटी चेक करनी है, किसी लॉ का वैलिडेशन चेक करना है वेदर इट इज जस्ट और नॉट, तो हमें एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद का मतलब पूरा हो गया, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसे बाइलिंगुअल रख पाऊँ। हाँ, लेकिन मैंने क्या किया है कि इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज देयर आर द टर्म्स विच आर डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट इन द हिंदी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, as you see the main heading is constitutionalism. In the Hindi we have to write it संविधानवाद. Democracy is known as the लोकतंत्र. Rule of law is known as the विधि का शासन, and people's right is known as the लोगों के अधिकार. Okay, basically these were the basic principle of the constitutionalism. कि संविधानवाद क्यों चाहिए हमने ये भी डिस्कस कर लिया, संविधानवाद क्या है हमने ये भी डिस्कस कर लिया, and what are the essential features that are needed to ensure that there is constitutionalism or not. ओके, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ डॉक्यूमेंट से पढ़ लेते हैं। आतिश वातिश सर का डॉक्यूमेंट है, तो उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन दी हुई है, पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी पढ़ लेते हैं। ओके, तो क्या है बेसिक मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन क्या है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये तीनों की डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉरी अमंग ऑल ऑफ देम। नाउ द फर्स्ट वन इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, संविधानवाद क्या है, अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट सीक्स टू लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे मैंने बताया था पहले कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कुछ नहीं है, द लिमिट द पावर्स ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, वही लिखा हुआ है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि एनी लॉ विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल दैट विल बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ।
बट वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमने पढ़ा ना, क्या है, लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमें समझना पड़ेगा मीन्स थ्रू विच स्ट्रक्चर एंड लिमिटेशंस मीन्स थ्रू विच स्ट्रक्चर एंड लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट आर सॉल्व्ड। इसका मतलब ऐसा लॉ जिसके द्वारा गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट की सीमाओं का हमें पता चलता है, वही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अब ये समझना जरूरी है। एन एग्जॉस्टिव लेजिस्लेचर, एक बहुत ही विस्तृत विधायन, एक बहुत ही ज़्यादा विस्तृत दस्तावेज दैट सिंगुलरली सीक्स टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। इसका मतलब जो किसी भी गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और लिमिटेशन भी लगाता है किसी भी गवर्नमेंट पे। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है, बाई कैमरलिज्म है, और इंडिया पे क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है। तो फेडरलिज्म क्या है, एक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट है दैट देयर विल बी टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट which will rule India. At the center, there will be central government, and for the state, there will be state government. But by the 73rd and the 74th Constitutional Amendment Act, we also implemented that third tier level of the government, जो हम बाद में पढ़ेंगे ज़रूर। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ रहे थे, तो आई होप इन तीनों की जो मीनिंग है, क्लियरली मीनिंग है, वो आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अब थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके ओके अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का कोई कॉन्सेप्ट एंड लीगल फिलोसफी, और एक लीगल फिलोसफी विच स्टेट्स, जो बताती है दैट कि इट इज़ नेसेसरी टू लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब पॉलिटिकल साइंस की एक ऐसी डॉक्ट्रिन, एक ऐसा दस्तावेज जो हमें ये बताता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को लिमिट करना क्यों ज़रूरी है। सेकेंड, द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि क्या एसेंशियल फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंश्योर करने के लिए, तो उसमें से एक है कि क्या, रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ इज़ द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ डेमोक्रेसी इज नॉन नेगोशिएबल फॉर बोथ रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, नॉन नेगोशिएबल है। कि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डेमोक्रेसी मस्ट बी प्रेजेंट देयर। अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहाँ पे हो ही नहीं सकता, हमें समझना पड़ेगा। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट हुज पावर्स आर लिमिटेड। वही कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, जिसकी पावर्स क्या है, लिमिटेड है। आई एम सो सॉरी यार, थोड़ा मैं जिस ऐप पे वर्क कर रहा हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन अपकमिंग सेशंस। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया, अभी मुझे और क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है टीचिंग स्टाइल में। ओके, थैंक यू।